जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWA पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहने वाला है। इसकी क्लास आपको पर डे मिलने वाली है 1 बजे। PYQ क्वेश्चन रहने वाले हैं और SSC GD 2025 को टारगेट करते हुए पूरी क्लास रहने वाली है। तो अगर आप पहली बार अपने TWA परिवार पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज का पूरा प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल, मेरी राय है कि आप बिल्कुल शुरुआत से इसको देखें ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा जरूर देखें, जिससे आपको पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आए। तो SSC GD 2025 को टारगेट करते हुए ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन रखे गए हैं। शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्य के साथ कलाई नगर मंगलई उरीमाई थोगाई ठिट्टम पहल का आरंभ किया है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो किस सरकार ने यह किया हुआ है, उसका हमें आंसर बताना है। फटाफट से इसका आंसर हमें बताना है किस सरकार ने किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु सरकार ने किया हुआ है। किस सरकार ने किया हुआ है? तमिलनाडु सरकार ने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था? 4 में, 3 में, 2 में, 5 में। तो जो हर्षवर्धन का शासनकाल था, ये कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था? तो ये था आपका कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था? 2। कितने में था? 2 में था। कौन कौन से 2 थे? एक था तुम्हारा प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष रूप, और एक था तुम्हारा सामंती राज। क्या था? प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक क्षेत्र, एक सामंती राज था। अब जो प्रत्यक्ष रूप था, इसमें कौन कौन आते थे? तो इसमें राजा और उसके प्रशासन के नियंत्रण वगैरह जो होते थे वो चीज आती थी। और सामंती राज में क्या आते थे? सरदार वगैरह जो शासन करते थे वो आते थे। ठीक है, तो कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था? 2 में था। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो इसने उत्तर भारत में शासन किया था। हर्षवर्धन जो था, इसने कहां पे शासन किया था? उत्तर भारत में शासन किया था। कब से कब तक किया था? तो ये 606 से लेके 647 ईस्वी तक इसने शासन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? जो दिलीप ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से। अगर हम दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो जो दिलीप ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है या बास्केटबॉल से है? तो अगर हम दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंध रखती है। दिलीप ट्रॉफी जो है वो किससे संबंध रखती है? क्रिकेट से संबंध रखती है। इस ट्रॉफी का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ 1961 से 62 के बीच में इसका आरंभ किया गया था। किसने किया था? BCCI ने किया था, और इसमें 1961 से 1962 के बीच में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित पढ़ें। हरित क्रांति के आरंभ से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में सहायता मिली। किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय को कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए लगाया। 2 ऑप्शन है, दोनों में हमें यह बताना है कि गलत कथनों को पहचाने। कौन सा गलत है? केवल एक, ए और बी दोनों नहीं, केवल बी, ए और बी दोनों। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे पास दोनों कथन है ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों गलत नहीं है। दोनों क्या है? दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए और बी दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 9 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में कितने परिवारों को जनधन खाता उपलब्ध कराया गया है? 50%, 25%, 75%, 100%। तो कितने लोगों को कराया गया है? उसका राइट आंसर बताना है आपको। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 9 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में कितने परिवार को जनधन खाता उपलब्ध कराया गया? तो इसका राइट आंसर है 100% लोगों को, 100% लोगों को जनधन खाता उपलब्ध कराया गया है। अगर हम इस जनधन खाता की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी वो हमें बताना है। तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से शुरुआत की गई थी। कब से की गई थी? 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना। और इससे मध्य प्रदेश में 100% लोगों को
9 अगस्त 2023 तक जनधन खाता उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं ये किसके प्रतिपादक हैं? ढोलक के हैं, शहनाई के हैं, तबला के हैं या हारमोनियम बाजा के हैं? तो अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो ये किससे संबंध रखते हैं? ये शहनाई से संबंध रखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंध रखते हैं? एक जो प्रतिपादक हैं वो किसके हैं? शहनाई के हैं। अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जान रहे हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 21 मार्च को 1916 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 21 मार्च 1916 में। और कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ बिहार के एक गांव है डुमराव। डुमराव कहाँ पे है? डुमराव। डुमराव एक गांव है, बिहार का एक गांव है। शहनाई के वादक थे और ये डुमराव एक गांव है। ये कहाँ पे है? बिहार में है। वहां पे इनका जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ। और इन्होंने किया क्या? इनके अलावा इन्हें जो भारत रत्न वगैरह मिले हुए हैं वो क्या मिले हुए हैं? इन्होंने पद्म भूषण इन्हें मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला था और पद्मश्री जैसे कई सम्मान इनके मिले थे। और इनका निधन कब हो गया? तो इनका निधन 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हो गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे वो किसके थे? शहनाई के थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 290, आर्टिकल 260, आर्टिकल 270। तो भारतीय संविधान का जो एक आर्टिकल वित्त आयोग से संबंधित रखता है वो कौन सा है? तो वो है आर्टिकल 280। 280 जो है वो भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपके लिए क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो अब जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत का राष्ट्रपति जो होता है कौन? भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है और इसे 5 वर्ष में गठन किया जाता है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना आर्टिकल 2080 के तहत की गई थी। इसकी प्रथम वित्त आयोग कब गठन किया गया? तो 1951 में। प्रथम वित्त आयोग कब गठन किया गया था? 1951 में किया गया था। और अगर हम 16वें वित्त आयोग की बात करें तो इसको कब किया गया? 31/12/2023 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या? आर्टिकल 280 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति को इस प्रकार भी कहा जाता है? विश्व क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, कृषि क्रांति। तो जो हरित क्रांति होती है उसका एक और नया नाम है, उसे क्या कहते हैं? तो अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का एक और तरीके से कहा जा सकता है, उसे हम कहते हैं कृषि क्रांति। क्या कहते हैं? कृषि क्रांति। अब इसके साथ अगर हम बात करें, एक आया श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मतलब क्या था? श्वेत क्रांति का मतलब ये था कि भारत में जो डेयरी है उनके विकास के लिए आंदोलन करना, वो था श्वेत क्रांति। भारत में डेयरी विकास के लिए, किसके लिए? डेयरी विकास के लिए आंदोलन, वो श्वेत क्रांति था। अगर हम नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति था जल कृषि उद्योग के लिए, नीली क्रांति था जल संसाधन के लिए, नीली क्रांति था। विश्व क्रांति की बात करें तो कृषि प्रगति के संबंध में विश्व क्रांति था। तो हरित क्रांति का एक और नाम है, क्या है? कृषि क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16, आर्टिकल 20। तो किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह है आर्टिकल नंबर 20 में। आर्टिकल नंबर 20 में है। इसके 3 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं? पहला खंड है कि जो आपराधिक कानून है उसको प्रतिबंधित करता है। सेकंड क्या है? दोहरे खतरे का निषेध करता है। और थर्ड क्या है? व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य होने से बचाता है। पहला क्या करता है? पूर्वव्यापी आपराधिक कानून को प्रतिबंध करता है, दोहरे खतरे का निषेध करता है, व्यक्तियों को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य होने से बचाता है। तो आर्टिकल नंबर 20 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में प्रतियोगियों को पगलिस्ट कहा जाता है?
किस खेल में प्रतियोगियों को पगलिस्ट कहा जाता है? बैडमिंटन में, हॉकी में, मुक्केबाजी में, टेनिस में। किस खेल में कहा जाता है पगलिस्ट? तो पगलिस्ट जो कहा जाता है वो मुक्केबाजी में कहा जाता है। पगलिस्ट क्या कहा जाता है? मुक्केबाजी में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ फ्लिंडीब्लेस ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली, पाल जी हेविट, आइजैक न्यूटन। किसने किया हुआ है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट से इसका राइट आंसर आपको देना है, किसने किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने जो है वो इस सिद्धांत के जो भौतिक के परिदृश्य को ही बदल डाला था। किसने बदला था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, लावनी नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। तो लावनी जो है वो किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से या असम से? तो अगर हम लावनी की बात करें तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। लावनी जो है वो किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार, नृत्य शिरोमणि, कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो जो भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन सा है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसका जो उद्घाटन किया गया था वो 28 जनवरी, कब किया गया था? 28 जनवरी 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से पड़ोसी देश पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे? नेपाल और चीन, इंडोनेशिया और भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो कौन से जो पड़ोसी देश हैं जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो यह है पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे। 1947 में जब इनका विभाजन हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या हो गए? अलग हो गए। 1947 से पहले ये दोनों एक साथ हुआ करते थे। उसके बाद बांग्लादेश जो अलग हुआ पाकिस्तान से वो कब हुआ? वो हुआ 1971 में अलग हुआ। कब हुआ? 1971 में हुआ। और ये अलग क्यों हुए? तो ये एक योजना लेके आया था। कौन लेके आया था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना लेके आया था। डिकी वर्ड योजना। कौन सी वर्ड योजना थी? डिकी वर्ड योजना, जिससे लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को लेके आया था। इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया गया। अच्छा, अगर हम सीमाओं की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा खींची गई है वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर का सबसे कम कहाँ पे है? वो है आपकी राजस्थान में है। राजस्थान में कितनी है? तो ये 52.66% है। कितनी है? 52.66% है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को, आनंद महिंद्रा को, आदि गोदरेज को, लक्ष्मण राव क्लस्टर को। तो उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित रतन टाटा को किया गया है। किसे किया गया है? रतन टाटा को, जो टाटा समूह के क्या हैं? उद्योग सामाजिक कल्याण में उनकी अनेक प्रौद्योगिकियों की वजह से उनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मौनी कौन से खेल से संबंधित हैं? स्क्वैश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। तो जो ये है अनाका अलका मौनी, ये स्क्वैश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सेवा कर टेलीफोन सेवाएं, स्कार्ट बॉक्स, हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लिनिक सेवाएं आदि जैसी सेवाओं पर कर टैक्स प्रिलिमिनरी पेश किया गया था। कब लगाया गया था? 1994 से 95 के बीच, 93 से 94, 91 से 92 और 92 से 93 के बीच। तो कब लगाया गया था?
तो ये लगाया गया था 1945 से 95 के बीच। कितने परसेंट लगाया गया था? तो ये सेवा कर लगाया गया था 5%। कितने परसेंट लगाया गया था? 5%। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने फिल इन द ब्लैंक्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया। कब किया? 1925 में, 35 में, 31 में, 21 में। तो सरोजिनी नायडू जी थी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया। कब किया? 1925 में किया था। कब किया था? 1925 में। इन्हें भारत की कोकला भी कहा जाता था। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकला के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार का प्रतीक है? नववर्ष उत्सव, शीतकालीन संक्रांति महोत्सव, फसलों का त्योहार, मानसून महोत्सव। तो जो लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार है, ये नववर्ष उत्सव है। क्या है? नववर्ष उत्सव है। ये है आपके टॉप 20 क्वेश्चन जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट। पूरा प्रैक्टिस सेट था। अगर आपने पूरा प्रैक्टिस सेट एंजॉय किया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम 1 बजे आपको क्लास अपलोड मिलेगी। आप क्लास को पूरा जरूर देखें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।